अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमारी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू जो पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन एज कम्पेयर टू उसके। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आप लोगों के जो प्रोनाउंसिएशन के इशू हैं तो वो भी आप लोगों के ठीक हो जाएंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या उस स्ट्रेटजी को बताने से पहले हम लोग इसके कंटेंट पेज पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ में आप लोगों को उनके बारे में बताती जाऊंगी। स्टूडेंट विल बी एबल टू इलेबोरेट द ओरिजिन ऑफ आर्यंस एंड देयर माइग्रेटिंग रूट्स विद द हेल्प ऑफ ए मैप। कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो आर्यंस किस तरह से आए, किन रास्तों से आए इंडिया में, वो हम लोग मैप के जरिए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। डिस्क्राइब देयर अराइवल इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द लोकल सिविलाइजेशन। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो इंडिया में किस तरह से आए वक्तन बवक्तन और उनके क्या असरात थे उस वक्त जो मौजूदा तहजीब थी। उनके अराइवल से पहले वहां पे एक मौजूदा तहजीब थी, वहां पे कुछ लोग रह रहे थे, तो उन तहजीब पर उस तहजीब पर उन लोगों के आने के या उन लोगों की आमद के क्या असरात हुए। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्यन सोसाइटी, कि उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर किस तरह से, कि वो किस तरह के लोग थे, उनकी रहने सहने के तरीके क्या थे, कौन सी खुराक खाते थे, कौन सी जबान बोलते थे, क्या वो पीस लविंग पीपल थे, किस तरह का उनका बैठना उठना ट्रेडिशन कस्टम्स, उनका रिलीजियस सिस्टम कैसा था, उनका सोशल सिस्टम कैसा था, पॉलिटिक्स सिस्टम कैसा था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ आर्यन सेटलिंग डाउन, the evolution of Aryan township system and the beginning of economic activities, कि वो किस तरह से सेटल हुए, उनमें फिर क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा हुई आर्यंस के टाउनशिप में और उन्होंने किस तरह से इकोनॉमिक की सरगर्मियां जो थी स्टार्ट की। डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द आर्यंस, कि उनका रिलीजियस बिलीफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिलीजियस बिलीफ क्या, कि जिस तरह हम मुस्लिम हैं तो हमारा बिलीव है कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और फिर हम आखिरी नबी पे यकीन रखते हैं, तो हर एक का रिलीजियस बिलीफ अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि उनका रिलीजियस बिलीफ क्या था, वो किसको मानते थे, क्या वो अल्लाह को मानते थे, बुतों की पूजा करते थे या कुछ और था उनका सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अभी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि उनका बिलीव क्या था, उनके ट्रेडिशन कस्टम्स और एक्टिविटीज के बारे में। डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह हिंदुइज्म है सोसाइटी है एक, इसी तरह बुद्धिज्म और जैनिज्म भी एक सोसाइटी है, मुस्लिम है मजहब है ये भी। एक्सप्लेन हाउ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, कि ये दोनों किस तरह से मुख्तलिफ हैं हिंदुइज्म से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लैंग्वेज की बेस पे डिफरेंस है, ट्रेडिशन की बेस पे डिफरेंस है, कस्टम की बेस पे डिफरेंस है, कोई पॉलिटिकल डिफरेंस है या क्या इनका मतलब डिफरेंस है, वो सारा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन द एवोल्यूशन एंड साइलेंट फीचर ऑफ गंगा सिविलाइजेशन। Trace Alexander expedition in northwestern India. Discuss and the rise, expansion of Maurya dynasty and contribution of Chandara, Gupt, Chandara, Gupt, Maurya and Ashoka. Describe the rise of the Gupt
and the revival of Hinduism. Describe the contribution of Harsh in terms of India political unification. Identify the major principle during the 9th and 12th century. कि इस सेंचुरी के बारे में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुए, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले हम लोग इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, जो फर्स्ट चीज, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट जो हेडिंग है, इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करेंगे, पूरी इसकी रीडिंग करेंगे ताकि आप लोगों के जो प्रोनाउंसिएशन इशू है वो सॉल्व हो जाए। एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को उर्दू में इसको एक्सप्लेन करूंगी और थर्ड टाइम फिर हम लोग एक दफा इंग्लिश में पढ़ेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस एंड फिर उसको उर्दू में कन्वर्ट करके उर्दू में उसके वर्ड्स बताऊंगी ताकि आप लोगों की मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इस तरह हम लोग एक ही चीज को 3 दफा पढ़ लेंगे ताकि हमारी मजीद अंडरस्टैंडिंग एक चीज के बारे में हो जाए। The original homeland of Aryans and their arrival in India 1500 to 700 BC. The most important event of the ancient history of subcontinent is the arrival of the Aryan in this region. The Aryans belonged to superior race and they were invaders. When Aryans entered from Central Asia into South Asia, the Dravidians inhabited here. They were the local population of South Asia. They were very weak against the Aryans. The Aryan pushed them to south and started living in India, original homeland. The Aryans came to India as refugees. They had strong physique and were warm hunger by nature. This made easier for them to conquer India. Their original homeland was the region of Central Asia. The Aryans entered India through northwestern mountain passes. They had been entering India in groups during various periods. They were made to leave their homeland due to the scarcity of food. They entered India in the search of new meadows and green fields. Family quarrels was another cause to leave their homeland. Increase in population may also be a cause of this step. They lived in the Indus Valley for a long period. Then they spread in the green field of Gangas and Jamuna. In this way, the whole part of northern India was occupied by the Aryans. They established free and independent state in different areas. अब हम लोग इसको उर्दू में, मैं आप लोगों को इसको ट्रांसलेशन कंप्लीट बता दूंगी एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग इसको थर्ड टाइम फिर रिवाइज करेंगे जिसमें हम लोग इसकी 1 by 1 पैराग्राफ इसको देखेंगे। आर्यों का असल वतन और हिंदुस्तान में आमद। आर्यन वेस्ट एशिया से ताल्लुक रखते थे। वो एक जंगजू और मुतहरक कौम थी। वो लंबे कद, मजबूत जिस्म और सफेद रंगीत के मालिक थे। वो अपनी जिस्मानी बनावट की वजह से दूसरों को कमतर समझते थे। वेस्ट एशिया जमाना कदीम से ही एक मिसाली तहजीब का तमद्दन समझा जाता है। तरीक दान का ख्याल है कि वेस्ट एशिया में बढ़ती हुई आबादी, चरागाहों और ज़रूरी पैदावार में कमी और माशी बदहाली ने आर्यों को अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान आने पर मजबूर किया। वो अफगानिस्तान से होते हुए पंजाब और सिंध तक जा पहुंचे। आर्यन चूंकि खाना बदोश थे और खुराक की तलाश में निकले थे, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान के ये इलाके अपनी ज़रूरियात तकमील के लिए मौजूद नजर आए। उन्होंने 1500 कबल मसीह के लगभग यहाँ आबाद होना शुरू किया। आर्यों ने यहाँ के मुकामी बाशिंदों को अपना गुलाम बना लिया। इस तरह उन्होंने एक नई तहजीब और सकाफत की बुनियाद रखी जो बहुत हद तक मुकामी बाशिंदों की सकाफत से मिलती जुलती थी। The original homeland of Aryans and their arrival in India 1500 to 700 BC. ओरिजिनल मतलब होता है कि उसका असल, होमलैंड वतन ऑफ आर्यंस एंड देयर अराइवल इन इंडिया, कि आर्यंस का असल जगह कौन सी है, वो कहाँ पहले आबाद थे इंडिया में आने से पहले, इंडिया में सेटल डाउन होने से पहले वो किधर थे। इसमें हम लोग ये देखेंगे इस पैराग्राफ में। तो उसमें क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज द अराइवल ऑफ द आर्यन इन दिस हिस्ट्री इन दिस रीजन। ये सबसे
इम्पोर्टेंट इवेंट जो हिस्ट्री का है, जो तारीख का है, बरे सगीर की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट वाकया है वो क्या है? आर्यंस की आमद है इस तबके में, इस रीजन में, इस इलाके में। The Aryans belong to superior race and they were invaders. The Aryan जो थे, belong होता है किसी चीज का ताल्लुक रखना, किसी चीज से मुंसलिक होना। They belong to superior race and they were invaders. वो अपने आप को superior समझते थे कि we are superior, just like that ब्रिटिश अपने आप को superior समझते हैं, white लोग अपने आप को superior समझते हैं as compared to black। तो वो अपने आप को superior समझते थे। एंड दे वर इन्वेडर, इन्वेडर का मतलब होता है जंगजू वाले लोग थे, लड़ने वाले लोग थे, इस तरह के। व्हेन आर्यंस इंटर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू साउथ एशिया, कि जब आर्यंस की आमद हुई सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया, इससे क्या पता चलता है कि वो कहाँ रहते थे? वो सेंट्रल एशिया में रहते थे। उनका जो होमलैंड था आर्यंस का, वो कौन सा था? वो सेंट्रल एशिया था। और सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके वो किधर आए थे? वो साउथ एशिया में आए थे। The Dravidians inhabitant here। Dravidians अब कौन है? Dravidians वो लोकल लोग थे, वो लोकल पीपल थे जो उस वक्त किधर रह रहे थे? साउथ एशिया में रह रहे थे। जब आर्यन साउथ एशिया में आए तो वहां पे जो लोकल लोग रह रहे थे वो कौन थे? वो ड्राइवेडियंस थे। दे वर द लोकल पीपल ऑफ साउथ एशिया, वो साउथ एशिया के लोकल लोग थे जो वहां पे रह रहे थे। दे वर वेरी दे वर वेरी वीक अगेंस्ट द आर्यंस, वो आर्यंस के मुकाबले में बहुत ही कमजोर थे। अब कमजोर किस लिहाज से कह सकते हैं? कमजोर हम दो तरीकों के लिहाज से कह सकते हैं। एक तो आप इकोनॉमी की बेस पे कमजोर होते हैं, दूसरा आप फिजिकली कमजोर होते हैं। मीन कि वो ज्यादा ताकतवर लोग थे, बड़े कद थे उनके, और वो अपनी जिस्मानत के हिसाब से ताकतवर थे, या उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास पैसा ज्यादा था, उनके पास अक्ल ज्यादा थी, शऊर ज्यादा था, टैलेंट ज्यादा था। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो उनके मुकाबले में सुपीरियर थे और वो इंफीरियर थे। तो इन दो बेस पे हम लोग एक दूसरे को सुपीरियर या इंफीरियर करार देते हैं या दिया जाता है। The Aryan pushed them to south and started living in India। आर्यंस क्योंकि आए, वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे, वो उनसे सुपीरियर थे। उन्होंने कहा हमारे पास ज्यादा, हम लोग अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, हम लोग फिजिक हमारी ज्यादा है, हम लोग उनसे स्ट्रॉन्ग ज्यादा हैं, हम लोग उनसे सिविलाइज ज्यादा हैं। तो उन्होंने क्या किया? उनको अपना गुलाम बना लिया। और जब उन्होंने अपना उनको गुलाम बनाया तो कुछ लोग थे, उन्होंने इस तब्दीली को, इस चेंज को एक्सेप्ट किया और वहां रहने लग गए, और कुछ वहां से माइग्रेट कर गए। वहां के लोकल लोगों को उन्होंने वहां से भगा दिया और वहां पे खुद हुकूमत शुरू कर दी। द ओरिजिनल होमलैंड, द आर्यंस कम टू इंडिया एज रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का मतलब होता है कि आप वहां पे कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए रहने जा रहे हैं, परमानेंट आप वहां पे नहीं जा रहे। ओरिजिनल जो होमलैंड है इनका कौन सा है? वो साउथ एशिया, सॉरी सेंट्रल एशिया। और वो साउथ एशिया में क्या आए थे? एज रिफ्यूजीज आए थे। किस वजह से आए थे? ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। दे हैड स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड वर वार्मोंगर बाय नेचर। उनकी क्या थी? स्ट्रॉन्ग फिजिक थी, मतलब वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखने वाले थे। और क्या थे? मतलब जंग लड़ने वाले थे। वार्मोंगर का मतलब होता है वो पर्सन या वो लोग जो जंग को या इस चीजों को ज्यादा फरोग देते हैं, इन चीजों को ज्यादा लाइक करते हैं, उसको कहते हैं। दिस मेड इजियर फॉर देम कॉन्कर ऑफ इंडिया। फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से उनके लिए आसान था कि वो इंडिया को अपने कब्जे में ले लें, इंडिया को शिकस्त दे दें, इंडिया को फतह कर लें। देयर ओरिजिनल होमलैंड वाज द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। उनका ओरिजिनल होमलैंड कौन सा था? सेंट्रल एशिया था। The Aryans entered India through northern western mountain passes। कि वो इंडिया में किस रूट के जरिए आए थे, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेन पासेस, इसके जरिए वो इंडिया में दाखिल हुए थे। दे हैड बीन इंटरिंग इंडिया इन ग्रुप्स ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स। वो एकदम ही नहीं आ गए थे, पहले कुछ उनके ट्राइब्स, कुछ लोग आए थे, उन्होंने वहां पे रहना शुरू किया। एंड आफ्टर दैट हम ये भी कह सकते हैं जब उन्होंने उसको कब्जा कर लिया, उन्होंने देखा यहाँ पे फील्ड अच्छी है, यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, ये यहाँ पे सारी चीजें हमारी हिसाब से हमें मिल रही हैं, तो उन्होंने अपने बाकी लोगों को भी बुला लिया, इस तरह से हम कह सकते हैं। या विद द पैसेज ऑफ द टाइम वहां पे लोग आना शुरू हो गए, उनके बाकी तबके के लोगों के। दे वर मेड टू लिव देयर होम लैंड ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ फूड। कि क्या हुआ? उन्होंने अपनी जो जमीन थी, अपना होमलैंड था, अपना वतन था, वो क्यों छोड़ा?
उसकी वजह क्या थी, काज क्या थी, वो वहां से माइग्रेट करके क्यों आए? उसकी एक वजह ये है कि हो सकता है या कहा जा सकता है, तरीकानों का ख्याल है, जैसे वो हिस्ट्री पढ़ते हैं और उनका उनके बारे में प्रडिक्शन देते हैं, तो उस प्रडिक्शन के हिसाब से क्या है कि उनका जो अपना होमलैंड था, कौन सा, सेंट्रल एशिया, वहां पे कहत की वजह से या कुछ कोई भी नेचुरल इशू या नेचुरल डिजास्टर की वजह से वहां पे फूड की, खुराक की कमी हो गई थी। तो उस वक्त ये वाला सिस्टम तो था नहीं कि हम लोगों को कम्युनिकेशन या मीडिया के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती, मतलब होती थी लेकिन इस तरीके से नहीं होती थी कि फॉरेन, हम लोगों का कम्युनिकेशन इतना लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वहां से माइग्रेशन स्टार्ट कर दी कि हम जब वहां जाके बस जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को सारी चीजें अवेलेबल हों। दे इंटर्ड इंडिया इन सर्च ऑफ न्यू मेडोज एंड ग्रीन फील्ड। वो इंडिया में क्यों आए थे? उन्हें चरागाहों की और ग्रीन फील्ड की, इनकी जरूरत थी, इस वजह से वो इंडिया में आए थे। फैमिली कॉल्स वाज अनदर कॉज टू लीव देयर होमलैंड। ये भी समझा जाए, पहली एक प्रोडिक्शन थी कि उनकी फूड की कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से उन्होंने अपना वतन छोड़ा। दूसरा ये होता है कि जब दो खानदानों में आपस में तजाद पैदा हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो क्या होता है, एक खानदान लड़ाई से बचने के लिए उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह मूव ऑन कर जाता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस तरह भी हो सकता है कि उनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी, तो वो इस वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे मूव ऑन हो गए। इंक्रीज इन पॉपुलेशन में आल्सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी उस एरिया में, मीन सेंट्रल एशिया में, इस वजह से वो वहां से मूव ऑन कहाँ कर गए, साउथ एशिया में। अब 3 काज उन्होंने हमें बताए हैं, आप लोगों के काज पूछे जा सकते हैं कि वाई दे लीव देयर होमलैंड, व्हाट आर द काजेज वाई दे आर्यन रिमूव, सॉरी, माइग्रेट टू साउथ एशिया। तो उनके 3 काजेज बताए गए, एक फैमिली कॉल्स, दूसरा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और थर्ड जो है वो क्या है, फैमिली कॉल, शॉर्टेज ऑफ फूड, फैमिली कॉल्स और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये 3 काज आप लोगों को याद रखने। दे लिव्ड इन इंडस वैली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, वो इंडस वैली में भी एक लंबा अरसा तक इस जगह पे वो रहे। व्हेन दे स्प्रेड इन द ग्रीन फील्ड ऑफ गंगाज एंड जमुना, और उसके बाद वो गंगा और जमुना के जो इलाका था वहां पे फैल गए, वहां पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इन दिस वे द होल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज ऑक्युपाइड बाय द आर्यंस। इस तरह से क्या हुआ कि जो एक कंप्लीट खित्ता था वो किससे भर गया, वो आर्यन से भर गया, नॉर्दर्न इंडिया का जो कंप्लीट खित्ता था। दे स्टैब्लिश फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इन डिफरेंट एरियाज। उन्होंने डिफरेंट जो इलाके थे वहां पे क्या स्टैब्लिश की, एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश की। हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, उनका सोशल सिस्टम कैसा था। सोशल सिस्टम ऑफ द आर्यंस, आर्यन का अब हम लोग सोशल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सोशल सिस्टम ऑफ द आर्यंस वर डिवाइडेड इन डिफरेंट ट्राइब्स। देयर स्टाइल ऑफ लिविंग was very simple. Most of them were nomads. They were great promoter of religious customs. Few families lived in a village. The house of the headman of the village used to be bigger than those of the others. These people had not any civic sense, but they learned a lot from local population. They started living in constructed houses. The Aryans brought a different religion and civilization in India. They were fond of dance and music. They were expert in spear throwing. They had great cooperation and unity among themselves. They did not lock their houses and shops. Men and women both participated in religious activities. The Aryans believe in joint family system. The male was the head of the family, the elder of the village, decide the calls among them. Tribe was the broader shape of the family. The head of the tribe was called Raja. Each state had a ruler and they had regular laws to observe. The power of Rajas increased with the passage of time. They kept an army and started collecting tax from the people. आर्यन के मुख्तलिफ कबीले थे। वो बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। वो अपनी मजहबी रवायात पर मुकम्मल अमल करते थे। चंद खानदान गांव में रहते थे। गांव के सरबराह का घर दूसरे घरों की मुनासबत से बड़ा होता था। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुकामी लोगों से बहुत कुछ सीखा। वो बने बनाए घरों में आके रहना शुरू हो गए।
वो एक अलग किस्म का मजहब और तहजीब इंडिया में लेकर आए थे। उन्हें नाचने और मौसीकी का बहुत शौक था। वो नेजाबाजी के माहिर थे। वो अपने घरों और दुकानों को ताले नहीं लगाते थे। मर्द और खवातीन दोनों मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी। वो मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। गांव के बड़े लड़ाई झगड़ों के फैसले करते थे। कबीले का सरबराह राजा कहलाता था। वो राजा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। राजा की ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई। फिर उन्होंने आर्मी रखी और लोगों से टैक्स वसूल करना शुरू किए। वो बहुत सारी खूबियों के मालिक थे, मेहमान नवाज थे और सादा लिबास पहनते थे। उर्दू ट्रांसलेशन कर दी, इंग्लिश में भी आप लोगों को पढ़ के सुना दिया। और अब हम इसका सेंटेंस बाय सेंटेंस देखेंगे। आप लोगों को मजीद इसकी क्लियरेंस हो जाएगी और जो चीजें कंफ्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सोशल सिस्टम ऑफ द आर्यन, माशरती निज़ाम किस तरह का था आर्यंस का। आर्यंस वर डिवाइडेड इन डिफरेंट ट्राइब्स। आर्यन जो थे वो मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे, मतलब उनके मुख्तलिफ कबीले थे। एक कबीला नहीं था, उनके बहुत सारे कबीले थे। देयर स्टाइल ऑफ लिविंग वॉज वेरी सिंपल। वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे। जैसे हम लोग कहते हैं कि एज कम्पेयर टू सिटी लाइफ, विलेज के जो लोग हैं वो सिंपल तरीके से रहते हैं। मतलब उनके ज्यादा हाउसेज इतने ज्यादा कंस्ट्रक्ट और अच्छे नहीं बने होते, या उनके खाने की प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती, साथ साथ डिशेज वो नहीं बनाते, या इस तरह की सारी चीजें हम लोग कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर नो नोम्स, इतनी नोमेड्स आना चाहिए। नोमेड्स का मतलब होता है कि जो एक जगह पे नहीं रहते, खाना बदोश जो लोग होते हैं वो होते हैं। दे वर ग्रेट प्रमोटर ऑफ रिलीजियस कस्टम्स, कि वो अपनी रिलीजियस जो उनकी ट्रेडिशन थी उनके साथ बहुत ही बाउंड थे, उनके साथ बहुत ही जुड़े हुए थे। वो उनको बहुत प्रमोट करते थे, उन पे अमल करते थे अपने रिलीजियस को। कोई भी जो नेशन होती है वो तब तक उसका डाउनफॉल नहीं होता तब तक जब तक वो अपने रूट से जुड़ी होती है। उसकी बेसिक रूट उसका रिलीजियस होता है। तो वो अपने जो रिलीजियस थे उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, उनके साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। और वो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। मीन वो जहां भी जाते थे अपने रिलीजियस को प्रमोट करते थे। फ्यू फैमिलीज लिव्ड इन ए विलेज, बहुत सारी चंद जो फैमिली थी उनकी वो विलेजेस में रहती थी। द हाउस ऑफ द headman of the village used to be bigger than those of others, कि गांव का एक सरबराह होता है, हर गांव का होता है। आजकल भी हम लोग देखेंगे तो गांव का, हर गांव का ट्रेडिशन कस्टम एज कम्पेयर टू सिटी से अलग होता है। कि हम बलोचिस्तान या सिंध वाले साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे एक और ही सिस्टम हम लोगों को मिलने को मिलता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक उनका सरबराह होता है गाँव का। तो वो क्या होता है, उसका एक रोब दबदबा होता है पूरे गांव पे। जो बात उसने कह दी हर पे आकर उनकी तरह वो चीफ जस्टिस होता है। जो बात कह दी है सबने उसका हुक्म मानना है, और जो उसने कहा है उसकी हुक्म दुली नहीं करनी। हेडमैन ऑफ द जो विलेज था उसका जो घर होता था वो एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों के उसका घर बड़ा होता था, शानदार होता था। मतलब पता चले कि ये हेडमैन का घर है ऑफ द विलेज का। These people had not any civic sense, but they learn a lot from local population। कि उनमें अपनी कोई मतलब इतने सिविलाइज्ड किस्म के वो लोग नहीं थे पढ़े लिखे, या उन्हें हर चीज का पता हो किस तरीका से रहते हैं ऑल दैट। लेकिन उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको उनकी पॉपुलेशन से बहुत कुछ सीखा। दे स्टार्टेड लिविंग इन कंस्ट्रक्टेड हाउस। वो तो माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे, एज ए रिफ्यूजीज आए थे। तो उन्होंने लोकल लोग जो लोग थे उनको अपना गुलाम बना लिया। तो उन्होंने उनके घर में रहना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड लिविंग इन कंस्ट्रक्टेड हाउसेज, कि जो पहले से बने हुए घर मौजूद थे उन्होंने उन्होंने उनमें रहना शुरू कर दिया। The Aryans brought a different religion and civilization in India। जब कोई भी एक शख्स आता है एक जगह पे, कोई भी एक कबीला आता है, खानदान आता है, तो वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज, अपनी ट्रेडिशन, अपनी रिलीजियस बिलीव, इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग साथ लेके आता है। तो वो जब वहां पे आए थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज डेफिनेटली बोलनी थी, अपने रिलीजियस को प्रमोट करना था, अपनी जो उनके ट्रेडिशन थे उनको लेके चलना था, अपने कस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी थी। तो एक नया निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ। एक नई किस्म के लोगों को उन्होंने सिविलाइजेशन देखी कि वो कौन सी जबान बोल रहे हैं, उनका रहने पीने का, रहने खाने पीने का तरीका क्या है, उनके रिलीजियस बिलीव क्या है एंड ऑल दैट। इस तरह की चीजें उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई। दे वर फंड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। उन्हें मौसीकी का और डांस का, नाचने गाने का बहुत ज्यादा शौक था।
दे वर एक्सपर्ट इन स्पीयर थ्रोइंग। स्पीयर थ्रोइंग का मतलब होता है नेजाबाजी, ये भी एक खेल होता है, तो वो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, माहिर थे। दे हैड ग्रेट कॉपरेशन एंड यूनिटी अमंग देमसेल्फ। उनके आपस में बहुत यूनिटी थी कि वो अपने आप एक दूसरे पे यकीन रखते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, आपस में उनकी बहुत यूनिटी थी। और क्या था, दे डिड नॉट लॉक देयर हाउसेज एंड शॉप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इधर इधर काम की बात है कि वो इतना उन्हें अपने आप पे या अपने जो कबीला था, अपने जो ट्राइब थे या अपने जो लोग थे, इतना बिलीव था, ब्लाइंड बिलीव था कि वो अपने घरों को और शॉप्स को ताले नहीं लगाते थे। आज हम लोग 2 मिनट अपने घर को या शॉप्स को ताला लगाए बगैर गए कहीं तो वापस आएंगे, शॉप या घर खाली पड़ा होगा, कोई चीज मिलनी नहीं है। तो वो ऐसा उनका कोई सिस्टम ही नहीं था उनको लॉक करने का घरों का। उनको एक दूसरे पे बिलीव ही इतना था कि हमारे घर से कोई चीज आगे पीछे नहीं होगी। मेन एंड वुमेन बोथ पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस एक्टिविटीज, कि मर्द और औरत दोनों जो थे वो रिलीजियस जो सरगर्मियां थी, रिलीजियस उनकी जो एक्टिविटीज थी उनमें हिस्सा लेते थे। हर एक की रिलीजियस एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं, तो उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज थी उसमें बाउंड नहीं था कि सिर्फ मर्द पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते थे उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज में। द आर्यंस बिलीव्ड इन जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि वो इकट्ठे और मिलजुल कर रहना पसंद करते थे, उनको अलग अलग खानदानों में यकीन नहीं था। वो अभी भी हम लोग देखें, जो पठानों के कुछ इलाके हैं, हम लोग बलूचिस्तान के साइड पे जाके देखें तो वो उनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और 10-15 जो घर होते हैं वो एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, खानदान सॉरी एक ही घर में रह रहे होते हैं। तो ये भी इनका भी इसी तरह से सिस्टम था। द मेल वाज द हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का सरबराह होता था वो कौन होता था, वो मर्द होता था। सारे फैसले उसने करने हैं, सारी चीज उसके कंट्रोल में होनी है, उसने बताना है कौन सा काम घर में अलाउ होगा कौन सा नहीं होगा उसकी परमिशन के बगैर। घर का जो सरबराह होता था वो होता था मेल, और जो पूरा गांव का सरबराह होता था वो राजा कहलाता था। द एल्डर ऑफ द विलेज डिसाइड द कॉल्स अमंग देम, मतलब अगर उनमें कोई झगड़ा हो जाता है, अब तो हमारे पास अदालतें मौजूद हैं सारा कुछ, तो उनके टाइम पीरियड में क्या था कि अगर दो फैमिलीज में, दो खानदान में, दो ट्राइब में, दो लोगों में कोई कशीदगी हो गई है, कोई मसला हो गया है, तो उसका फैसला कौन करेगा, जो गाँव के बड़े होते थे, जो गाँव के बुजुर्ग होते थे, वो उनके पास अपना मसला लेके जाते थे और फिर वो जो फैसला कर देते थे वो उस पर मुत्तफिक होते थे, उसको वो मान लेते थे। ट्राइब वाज द ब्रॉडर शेप ऑफ द फैमिली, कि ट्राइब एक बहुत बड़े फैमिली की एक ब्रॉडर शेप थी। द हेड ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड राजा, कि खानदान जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एक घर का जो सरबराह है वो कौन है, मेल सरबराह है। लेकिन जो एक कबीले का पूरा सरबराह है वो कौन कहलाता था, वो भी एक मर्द ही होता था, लेकिन उसका नाम उसे क्या कहा जाता था, उसे राजा कहा जाता था। तो हर स्टेट का, हर ट्राइब का अलग अलग राजा होता था। तो डिफरेंट ट्राइब से हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो हर ट्राइब का एक एक राजा होता था। ईच स्टेट हैड ए रूलर एंड दे हैड रेगुलर लॉज टू ऑब्जर्व। उनके रूलर मतलब जो राजा थे उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन मुकम्मल तौर पर बनाए हुए थे। उनको देखा जाता था कौन इस पे अमल कर रहा है और कौन इस पे अमल नहीं कर रहा, मतलब प्रॉपर उनका सिस्टम था। द पावर ऑफ राजाज इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे kept an army and started collecting tax from the people। कि राजा की जो पावर थी, राजा की जो ताकत थी, राजा की जो अथॉरिटी थी, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। और उनके बाद उन्होंने फिर क्या हुआ, जैसे एवोल्यूशन हुई, हम लोग वक्त के साथ साथ कुछ चीजें जो हमारे फायदे की होती हैं उसको हम लोग स्टिल जो होता है अपने रख लेते हैं, और जो हमें लगता है कि ये हैबिट या ये चीजें या कुछ लॉज नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए ठीक, तो उसको हम एक्सक्लूडेड कर देते हैं। तो उस तरह उन्होंने बाद में आर्मी भी बना ली अपनी, और उसके बाद क्या करते थे, वो लोगों से टैक्स भी वसूल करते थे एक निज़ाम को रन करने के लिए। अभी हम लोग अपनी कंट्री में देखें तो हम लोग हर चीज पे टैक्सेस पे करते हैं, इसी तरह वो भी लोगों से टैक्स लेते थे गवर्नमेंट को चलाने के लिए या अपनी जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको मेंटेन करने के लिए, ऑल इस सब में। एंड आई होप सो दैट आज के लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है, तो हम लोगों ने सोशल सिस्टम पढ़ा है आर्यंस का और उनका होमलैंड पढ़ा है, वो किस तरह से आए थे ये हम लोगों ने देखा है। और इंशाल्लाह बाकी जो अगली चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।